एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मेडिकल सर्जिकल का है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं शॉक वाले क्वेश्चन से कि शॉक क्या होता है, इसकी किस वजह से कॉज होता है, इसके कौन कौन से टाइप है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि शॉक होता क्या है। तो शॉक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। मतलब कि जब इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो टिश्यू होते हैं या फिर ऑर्गन होते हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता जिसकी वजह से उन पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, यानी कि बॉडी की सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिलती इसके कारण। और अगर मतलब इमिजिएटली इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इससे जो है ऑर्गन फेलियर तो हो ही सकता है, साथ में जो पेशेंट है उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो हम नॉर्मली देख सकते हैं। उसमें आता है हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो होना, फास्ट हार्ट बीट यानी कि टैकीकार्डिया, और कोल्ड और पेल स्किन होना, और बेहोशी देखी जा सकती है, और रैपिड रेस्पिरेशन या फिर रैपिड ब्रीथिंग देखा जा सकता है, और लेस यूरिन आउटपुट देखा जा सकता है शॉक के कुछ साइन एंड सिम्टम्स में। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Shock is a life-threatening condition where the body's tissue and organ do not get enough blood flow, oxygen and nutrient। यानी कि शॉक एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें बॉडी के टिश्यू ऑर्गन जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाते हैं। इट डील्स टू ऑर्गन फेलियर इफ़ नॉट ट्रीटेड क्विकली। मतलब इसके कारण जो है ऑर्गन फेलियर जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। शॉक इज़ अ कंडीशन वेयर ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉट इनफ टू मीट द बॉडीज नीड लीडिंग टू reduced ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑर्गन। शॉक मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती और ये कॉज बनता है ऑर्गन फेलियर और या फिर डेथ का। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ देखते हैं कि किस किस कॉज से जो है शॉक होता है। ठीक है, फर्स्ट आता है हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग जब कोई पेशेंट को ट्रॉमा हो जाता है या सर्जरी होती है उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी में जो है क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण बॉडी में ब्लड कम पड़ जाता है और ऑक्सीजन का जो वो ट्रांसमिशन है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करने में वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो है बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ऑर्गन फेलियर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता जिससे कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस के कारण भी जो है शॉक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी इसका एक कॉज हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी एक कॉज हो सकता है। डिहाइड्रेशन और बर्न्स भी जो है शॉक का कॉज हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स ब्लॉकिंग मेजर वेसल्स। अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई क्लॉट बन जाता है या फिर जो मेजर ब्लड वेसल्स होती है उनमें किसी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है और आगे के ऑर्गन्स में जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है शॉक की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ये हमने देखे कॉजेज़ ऑफ शॉक। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ शॉक कि किन किन टाइप के शॉक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो इसमें है हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक, देन थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, देन आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक जो शॉक है वो
ब्लड और फ्लूइड की वजह से होता है, मतलब इनकी कमी की वजह से होता है। जैसे कि ये बॉडी में ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, तो क्रिएट हो जाता है, और बर्न्स या फिर डायरिया के कारण होता है। ठीक है। सेकंड टाइप है इसका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कैसा होता है? कार्डियोजेनिक शॉक कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर, मतलब जब हार्ट अपनी वर्क फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देता है उस टाइम पे कार्डियोजेनिक शॉक कॉज होता है। ठीक है। मतलब हार्ट अटैक के बाद में होने वाली कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, मतलब इट इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू लो प्रेशर इंक्लूड्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके थ्रू जो ब्लड है वो अलग अलग पार्ट्स में नहीं जा पाता है, जिसमें फर्स्ट आता है सेप्टिक शॉक। इसके 3 टाइप होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के। सेप्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है और न्यूरोजेनिक शॉक होता है। जो सेप्टिक शॉक होता है वो सीवियर इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है, और न्यूरोजेनिक शॉक होता है वो ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है। ठीक है। अब चौथा टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है कॉज्ड बाय पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण होता है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक टैम्पोन के कारण जो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। इसके आगे अदर टाइप्स भी है शॉक के, जैसे कि इंडोक्राइन शॉक, इंसुलिन शॉक, सर्जिकल शॉक, डिफर्ड शॉक, एनेस्थेटिक शॉक, ये सारे जो है अदर टाइप्स है शॉक के। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हार्ट फेलियर, मतलब हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या लिया, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कारण जो है हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रेड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम हो जाएगा। रेड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन एंड O2 सप्लाई, मतलब अगर हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है, मतलब ब्लड जो पूरी बॉडी भर और हार्ट पंप करता है वो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जिससे क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी में क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेल डैमेज एंड सेल डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल डैमेज होगी और धीरे धीरे सेल डेड होने लग जाएगी। और फिर उसके बाद ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, जैसे कि किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है लो ब्लड प्रेशर, यानी कि कम ब्लड प्रेशर शो होता है। सेकंड आता है रैपिड पल्स, फिर पेल, कोल्ड और क्लीमी स्किन। देन आता है वीकनेस और फटिग, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, फास्ट ब्रीथिंग या और फिर टैकिपनिया, या फिर लो यूरिन आउटपुट देखने के लिए मिल सकता है। डिजीनेस और फैंटिंग देखने के लिए मिल सकता है। ब्लूइश लिप और नेल, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है एक शॉक से ग्रस्त पेशेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। अगला जो है पॉइंट है वो है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस के ऊपर। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, HB लेवल का मेजरमेंट करेंगे, ABG करेंगे यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, कार्डियक एंजाइम टेस्ट करेंगे, ब्लड यूरिन एंड स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे और सिटी स्किन करेंगे। ओके। अब आगे देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ शॉक। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ शॉक में क्या है, प्रोवाइड O2 और वेंटिलेटर सपोर्ट इफ़ नीडेड, मतलब जो शॉक वाला पेशेंट होता है उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए उसे जो है सबसे फर्स्टली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ताकि उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की नीड है वो पूरी हो। ठीक है। इफ़ ब्रीदिंग इज़ पुअर गिव 100% ऑक्सीजन विया मास्क
और इंक्यूबेशन, मतलब अगर पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो फास्ट है तो उस टाइम पे जो है पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी चाहिए ए थ्रू मास्क, ठीक है। स्टार्ट IV फ्लूइड्स लाइक नॉर्मल सलाइन RL टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब जो पेशेंट है उसका RL और NS वगैरह जो है वो जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़े और पेशेंट की बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हुई हो तो जल्दी से उसके ब्लड से मैच करता हुआ ब्लड, मतलब उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ ब्लड लाकर उसे लगाना चाहिए, जिससे कि उसका जो ब्लड की कमी है वो पूरी हो सके और पेशेंट की रिकवरी में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। गिव वैसोप्रेसर ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन टू राइज बीपी अगर शॉक वाले पेशेंट का कम हो जाता है काफ़ी तो उसे बढ़ाने के लिए ये वैसोप्रेसर ड्रग्स देना चाहिए, जैसे कि डोपामाइन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब ड्रग्स जो मतलब उनके टाइप के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग ड्रग अलग अलग पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ हो तो उसे एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई उसे सेप्टिक शॉक हुआ है यानी कि इन्फेक्शन के कारण शॉक हुआ है तो IV एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है तो हार्ट मेडिसिन फॉर एग्जांपल डाइगोक्सिन, ऑक्सीजन और डायूरेटिक्स दिया जाता है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अगर हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि रिमूवल जो ब्लॉकेज होता है उसे रिमूव किया जाता है और या फिर जो है सर्जरी भी प्लान की जाती है क्लॉट को रिमूव करने के लिए और फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है, ठीक है। हमने इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखा, अब हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन क्लोजली, BP, पल्स, ब्रीथिंग रेट, O2 लेवल, मतलब जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन हमें बार बार जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कहीं BP तो कम नहीं हो रहा, पल्स तो नहीं हो रही या फिर कोई भी चीज़ें एबनॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जैसे कि फिजिशियन के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है वैसी मेडिकेशन ऑन टाइम पे देना चाहिए। मेंटेन एयरवे एंड O2 सप्लाई, मतलब जो पेशेंट है उसका जो एयरवे है और ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मेंटेन करना चाहिए। कीप द पेशेंट वार्म यूजिंग ब्लैंकेट, पेशेंट को वार्म रखना चाहिए फ्रॉम यूजिंग ब्लैंकेट का यूज़ करके पेशेंट को वार्म रखना चाहिए, ठीक है। अब पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी चाहिए, तो अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक वाला है तो उसे ले फ्लैट विथ लेग्स राइज्ड, मतलब उसे फ्लैट पोजीशन और उसके मतलब पेशेंट को जो है फ्लैट पोजीशन में लिटा के उसके पैरों को उठाना होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसे कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो उसे उसका जो हेड है वो इलेवेट रखना है, मतलब सेमी फाउलर पोजीशन में उसे बिठाना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं मॉनिटर यूरिन आउटपुट, लो आउटपुट, पुअर किडनी परफ्यूजन, मतलब जो पेशेंट है उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है और अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट अगर कम है तो उसे जो है प्रॉपर केयर देनी है और उसका ट्रीटमेंट करना है या फिर अपर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट और वर्सनिंग, मतलब पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट के साइन है उन्हें भी अच्छे से मेज़र करना है, ऑब्ज़र्व करना है और अगर पेशेंट जो है सीवियर सिचुएशन में जा रहा है, मतलब उसके ये जो साइन एंड सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं तो उसे जो है मेज़र करना है, ठीक है। रीअश्योर एंड सपोर्ट द पेशेंट इमोशनली, जो पेशेंट है उसे इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो और उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। मेंटेन हाइजीन एंड स्किन केयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, पेशेंट का जो है हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए और उसे बेड सोर से बचाने के लिए जो है स्किन केयर देनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल केयर एंड पेशेंट रिस्पॉन्स। नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट आता है रिस्क फॉर डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लो ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई,
सेकेंड आती है रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू ब्लीडिंग और फ्लूइड लॉस। थर्ड आती है एंजाइटी रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड डिस्कम्फर्ट। फोर्थ आता है इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स रिलेटेड टू लो ऑक्सीजन लेवल्स एंड स्ट्रेस। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू कन्फ्यूजन वीकनेस और फेंटिंग। आई एम श्योर आपको ये जो शॉक वाला क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।